नमस्कार साथियों को। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हम आप इस लाइव सेशन में जुड़े हैं। हालांकि 5 बजे का मैंने आपको समय दिया था, लेकिन चूंकि मैं रास्ते में था और अभी तुरंत पहुंचा हूं रूम पे, और मैंने जैसे जिस हालत में था उस हालत में आपके बीच में मैं जुड़ा हूं। तो अभी तक की जो अपडेट है और आगे जो भी संभावनाएं बन सकती हैं उन सभी पर चर्चा के लिए हम आप इस वीडियो सेशन में जुड़ रहे हैं। तो जो भाई बहन जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और हमारे आपके साथ चर्चा में अन्य लोग भी जुड़ सकें। क्योंकि 5 बजे का टाइम मैंने दिया था और शायद 25 मिनट में लेट हूँ, तो बहुत लोग तो इंतजार करते रहे होंगे। तो गुस्ताखी जो हुई, जो समय लगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और सीधा सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी मुद्दे पे आपसे चर्चा करनी थी और बहुत समय आपने इंतजार भी कर लिया है। सभी को नमस्कार जो भाई जुड़ रहे हैं, प्रेम कुमार भाई, अशोक भाई, निन्नू भाई, सचिन, रजी, अमर भाई, रिदेश भाई, अभिषेक वर्मा, सभी को नमस्कार। सुबोध, जो भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार भाई, राजूपाल भाई। सबसे पहले मैं आज आप सब लोगों के पास जो एक भ्रम की स्थिति है उन सबको मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। और विकास भाई नमस्कार, कृष्णा, सोनी भाई, सबको नमस्कार। और मुद्दे पे आते हैं हम लोग। कुछ जो स्थितियां हैं जो आपके सामने मुझे लगता है कि रख देना चाहिए, उसके साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो मैं शुरू कर देता हूँ बिल्कुल शुरुआत से, जिससे कोई भी कहीं से भी भ्रम की स्थिति में ना रहे। 27 तारीख को जो आपका आंदोलन हुआ, उसके बाद लगातार हम लोग मुलाकातों के क्रम में रहे और पहली और आखिरी कोशिश हम लोगों की ये रही कि जो 13 मार्च को जजमेंट आया है, उस जजमेंट के साथ जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों के साथ कैसे 6800 लोगों की नियुक्ति हो सकती है, उस दिशा में हम सभी लोग प्रयास करने में जुटे। उस बीच लोगों में एक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि फला लोग सिर्फ कुछ लोगों की नियुक्ति चाहते हैं। हालांकि उसमें 2 तरह की अफवाहें फैलाई गई। एक दूसरा धड़ा भी था जो मेरिट में सूची में जो बिल्कुल ऊपर था, उसने ये फैलाया कि विजय यादव और उनकी टीम ये नहीं चाहते कि नियुक्ति हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके साथ जो नीचे वाले संघर्ष करने वाले लोग हैं उनका हो जाए। और नीचे वालों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की और उन्होंने अफवाह फैलाई लोगों तक, ये कहा कि विजय यादव चाहते हैं कि सिर्फ ऊपर का जो, क्योंकि उनका उत्तर कुंजी में 1 नंबर बढ़ रहा है और उनका 65-82 है गुणांक, तो वो जो है उनके ऊपर वाले लोगों का हो जाए। फिर अफवाह फैलाई गई कि कुछ सीटों का आंकड़ा भी दे दिया गया, कितनी सारी सीटें मिल रही हैं जिसपे ये लोग समझौता कर रहे हैं। इन तमाम अफवाहों के बाद भी हम लोगों ने लड़ना नहीं छोड़ा, हम लोगों ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। हम लोगों ने ये तय किया कि जो जो शिकायतें हैं 6800 परिवार की, उस हर एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए हम लोग अपने कुछ लोगों को डेलीगेशन में ऐसे लोगों को रखेंगे जिससे इन सारे मामलों पर बिना जवाब दिए सबको जवाब मिल जाए। तो उस क्रम में 27 तारीख के बाद जो आपकी 21 तारीख को, इस 21 अप्रैल को जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आपकी मीटिंग हुई है प्रतिनिधिमंडल की, उसमें जो 5 लोग शामिल रहे उनके मैं गुणांक आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। रीता दीदी का तो मुझे पता नहीं है, और जिनके मुझे पता है उसमें रामदयाल लोधी के 65.67 हैं, मेरे 65.82 थे, और हमारे अरुण गंगवार भाई जो एटा से आए थे उनका गुणांक 65.53 ही था, पूरा 53 है उनका पूरा। और साथ ही साथ नवनीत का जो हमारे है वो शेड्यूल कास्ट में बिल्कुल बॉटम नीचे की एकदम श्रेणी में है, एकदम बिल्कुल बॉटम पे वो बैठे हुए हैं। उनका नवनीत कुमार के नाम से आप देखेंगे तो आपको उनका क्रमांक पता चल जाएगा। तो इस डेलीगेशन के साथ हम लोगों ने माननीय जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की और उनसे जो बदली हुई परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के हिसाब से उनके अनुसार कैसे 6800 लोगों की नियुक्ति हो सकती है, उस दिशा में हम लोगों ने एक पहल की। और उस पहल में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक जो अभी पत्र जारी हुआ है 2018 की एलटी भर्ती का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वे अभ्यर्थी जो अब इस भर्ती प्रक्रिया को ज्वाइन करने के बाद कहीं अन्यत्र चयनित हो गए हैं या किसी कारणवश वो अब इसमें सेवा नहीं देना चाहते, या वे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी इस प्रक्रिया में हिस्सा तो लिया है लेकिन ज्वाइन नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं कि वो अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं, तो एक मेल आईडी उन्होंने जारी की थी कि इस पे आप अपने जो है मेल पे अपना अभ्यर्थन निरस्त करने की स्वीकृति हमें प्रदान करें, जिससे हम एक प्रतीक्षा सूची और जारी करें, तो जो योग्य अभ्यर्थी रह गए उनकी हम नियुक्ति कर सकें। तो उस लेटर को माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने सौंपा और उनसे गुजारिश की कि साहब ये एक ऐसा रास्ता है जिसके सहारे आप जो गलत नियुक्तियां हुई हैं उन पे पॉलिसी बना दीजिए, वहां हमारे मैक्सिमम लोग एडजस्ट हो जाएंगे और जो बचेंगे उनके लिए यहाँ से सीटें अरेंज हो सकती हैं और उस पर नियुक्ति की जा सकती है। और ऐसा हुआ है, आज तक बेसिक में कभी थर्ड सूची या प्रतीक्षा सूची नहीं आई थी, लेकिन इस भर्ती में ऐसा हुआ, प्रतीक्षा सूची आई, 6696 लोगों को और नौकरी मिली। इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई, जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का साफ साफ कहना था कि इन रास्तों पे चूंकि आगामी 2 दिन छुट्टियां हैं लगातार, सैटरडे को जो है ईद, उसके बाद संडे पड़ा, उसके बाद मंत्री जी तब से लगातार बाहर हैं
अभी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में है और मथुरा का भी शायद उनको प्रभारी बनाया गया है, तो वो जो है वहाँ पे पहुंचे हैं। तो अभी यहाँ पे लखनऊ में आए नहीं है। तो इस दौरान हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि अधिकारियों से मिलकर उनका भी रुख जाना जाए कि उनकी तरफ क्या चल रहा है। तो आज की जो रिपोर्ट है आज तक की, वो मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूं, जिसके लिए लाइव सेशन मैंने किया है। आज तक की रिपोर्ट यह है कि अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में कोई भी जो है मीटिंग अधिकारियों के साथ नहीं की है। जैसा उन्होंने कहा था कि मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा और इस मामले में उनसे कहूंगा कि वो सीटों का आंकड़ा निकालें और देखें कि क्या जो आपका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सकती हो। तो इस रास्ते हम इसी 13 मार्च के जजमेंट के सहारे ही आपकी नियुक्ति का रास्ता हम निकालें, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। तो अधिकारियों का ये कहना है कि अभी तक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से ऐसा कोई डायरेक्शन हमें नहीं मिला है, ना ही अभी हमारी उनके साथ कोई मीटिंग हुई है। तो ये तो रहे प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, जिसपे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 30 के पहले एक मीटिंग हो जाएगी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अधिकारियों के साथ, तो वहां से कोई क्लू निकल के आ जाएगा कि हाँ क्या हो सकता है, जिसके लिए हम लोगों ने आपसे कहा, हमने पर्सनली आपसे निवेदन किया। और सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग बधाई के पात्र हैं कि एक बार के कहने के एक अनुरोध को आप सबने स्वीकार किया और 6800 की तरफ से अभी कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं पहुंचा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि आप लोगों ने एक जो निवेदन था उसको स्वीकार किया। तो आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं इस बात के साथ कि चूंकि अभी तक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग की नहीं है और न उनको कोई डायरेक्शन मिला है, तो आज की दिशा में आज की जो दशा है, जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें तमाम लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि इन सब प्रयासों की वजह से 6800 का नुकसान हो रहा है। अब तक वो कोर्ट गए होते तो शायद वो कोई रास्ता निकाल ले आते। तो मैं आज से अभी से इस लाइव सेशन के दौरान से ही, और जैसे ये लाइव खत्म होगा, ये मान लिया जाए कि आपको 30 तारीख का इंतजार नहीं करना है। प्रयास जैसा हम लोग कर रहे हैं बगैर किसी से एक पैसा लिए, जो हमारे जो टीम के लोग जितने हम लोग सक्षम हैं, इस वादे के साथ, इस भरोसे के साथ कि हम लोग उस प्रयास को जारी रखेंगे। लेकिन आज से कोर्ट कचहरी जिसको जाना हो वो सभी लोग स्वतंत्र हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर लड़ना चाहे लोग तो कम से कम वो सारे लोग जो अपना अकाउंट लिए फिर रहे हैं, वो लोग लखनऊ में एक मीटिंग कर लें, एक साथ बैठ के एक संयुक्त टीम बना लें, जैसे आपके विपक्षियों ने बनाई है, और वो संयुक्त होकर एक साथ लड़ रहे हैं। आप भी कोर्ट कचहरी में लड़ना चाहते हैं तो एक साथ बैठ जाइए, एक संयुक्त खाता जारी करके लोगों से सहयोग करके आप अपनी जो लड़ाई जारी रखिए। मैं अपना यहाँ पे मत स्पष्ट कर दूं कि मैं इस कोर्ट की लड़ाई में, जो अब डबल बेंच में होगी या सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएगी, मुझे आज से इन सब में शामिल ना माना जाए, क्योंकि मैंने सिंगल बेंच के जजमेंट के रिजर्व होने के दौरान ही इस बात को कह दिया था। आज आपके सामने दोहरा दे रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि डबल बेंच में सिर्फ मेरा इतना रोल होगा, चूंकि आपके साथ साथ मैं भी संघर्ष का हिस्सा रहा हूं और एक अफवाह मेरे बारे में फैलाई जा रही है कि मैं फला व्यक्ति के साथ याची बन गया हूं और उसको मैंने पैसे दे दिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। तो सिर्फ उस एक अफवाह की वजह से, उस अफवाह को भी, जैसे मैंने सारे जितने मिथ्या आरोप थे मैंने सबको गलत साबित किया, उसी तरह उस मिथ्या आरोप को भी मुझे गलत साबित करना। इसलिए मैं अपने, जब भी मैं डालूंगा, अभी तो जो हमारे भाई लड़ेंगे वो लड़ें, उनका आप लोग सहयोग करिए, जिनको जितना सक्षम हो आप उनको आप सहयोग करिए, उनको लड़ाइए, वो लड़ें, वो आपकी नौकरी के लिए प्रयास करें, उनको शुभकामनाएं हैं। मैं कोर्ट जाऊंगा, तब जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे भी कुछ मिल सकता है आपके साथ। तो मुझे किसी के साथ याची बनने की जरूरत नहीं है। ये जिस भाई ने अफवाह फैलाई है, मैं उनके लिए स्पेशल संदेश भेजता हूँ कि विजय यादव को किसी को रुपए देकर याची बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यही लखनऊ में रहता हूँ, यही लखनऊ में हूँ, हाई कोर्ट में मेरे भी जानने वाले हैं, 2 साल से मैं यहाँ रहा हूँ। तो जो काम आप पैसे लेके करेंगे वो काम मैं खुद जाके स्वयं कर लूंगा, मैं इतना सक्षम हूँ। और खास करके वो लोग तो कम से कम ये बातें ना बताएं जिनको मैंने कोर्ट की ABCD बताई हो, तो कम से कम वो लोग तो मुझे ये सब ना सिखाएं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आज से कोर्ट कचहरी के किसी भी काम में, जैसे तमाम लोग कह रहे थे कि ये सब माहौल इसलिए बनाया जा रहा है, बाहर की चीजें, बाहर के नाम पे लोगों को इसलिए कोर्ट जाने से रोका जा रहा है ताकि बाद में खुद सबको याची बनाया जाए। तो मैं सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहा हूं कि डबल बेंच की बात छोड़िए आप, चूंकि अब इस मामले का निस्तारण जो कोर्ट से होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पहले लड़ाई रुकनी नहीं है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक आपसे गारंटी दे रहा हूं कि मैं कहीं फ्रंट पे नहीं आऊंगा, ना मैं इस मुकदमे में अब कंटिन्यू करना चाहता हूं, ना मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर और एलिगेशन लगाए जाएं कि करोड़ों आ गए, 2 अरब आ गए, 4 खरब आ गए। इन सब आरोपों से मैं विचलित तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जिन चीजों से मैं खुद बच सकता हूँ उन चीजों से मैं अपने आप को बचाने के लिए
इस पहल में मैं जो है शामिल नहीं रहूंगा। जहां भी मुझे लगेगा कि नहीं आपके साथ खड़ा होना चाहिए, वहां मैं सशरीर उपस्थित रहूंगा। जो मेरी सक्षमता होगी, जितना मैं समय दे पाऊंगा वो दूंगा, इस भरोसे के साथ कि बाहर के जो भी प्रयास में हम लोग लगे हैं उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने जो भी प्रयास किया है, उस प्रयास में जो आपका डेलीगेशन गया, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जब भी कभी आपका लखनऊ आना हो तो किसी भी अधिकारी के पास जाइएगा और केवल उनसे इतना पूछिएगा, नाम लेके पूछिएगा कि उन लोगों की डिमांड क्या थी। आपको सब बताएंगे। वो लोग केवल एक बात पे अड़े थे, सिर्फ एक बात पे अड़े हैं कि 6800 लिस्ट पूरी जो है प्रोसीड होनी चाहिए और सीटों को जोड़ के प्रोसीड किया जाए। यही हम लोगों की डिमांड थी। इस डिमांड को हम लोग लेकर चल रहे थे। उसके लिए ना हम लोगों ने किसी से धनुबाई की, नहीं आप पैसा दो तभी हम लोग काम करेंगे। जो हम लोग सक्षम हैं उस दिशा में हम लोग प्रयास करते रहेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि मैं देख रहा हूँ एक नैरेटिव सब बनाया जा रहा है कि नहीं क्या बोलते हैं कि कोर्ट जाने से ये लोग इसलिए रोक रहे हैं ताकि ये लोग बाद में याची बना सकें। तो मैं सोशल मीडिया पे सार्वजनिक रूप से आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं किसी को याची वाची नहीं बना रहा हूँ। जो भी आगे आए, लेकिन हाँ इतनी गुजारिश है कि जो भी आगे आए, जिनको भी लड़ना हो वो आए लखनऊ में। मुझे ना बुलाए, मैं ना बैठूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग आपस में बैठें। जैसे विपक्षी आपकी एकजुट होकर लड़ रहे हैं, वैसे आप एकजुट होकर आप लड़िए। सहयोग की कमी नहीं आएगी, लोग सहयोग करेंगे। लेकिन आज से, अभी से और इसी वक्त से मुझे अब डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के मामलों से छुट्टी दे दी जाए, फुर्सत दे दी जाए। उम्मीद है आप सभी गुजारिश मेरी स्वीकार करेंगे, और ना भी करेंगे तो मैंने जो एक निर्णय लिया है उस निर्णय पर मैं अडिग हूँ और उसमें कोई संभावना नहीं बनती कि मैं उस पर पुनर्विचार करूँ। तो ऐसी कोई गुजारिश भी मुझसे न भेजिएगा। बस मैंने जो आपसे कहा है कि मेरा जो प्रयास है, 2, 4, 6, 10 लोग जो हम लोग यहाँ लखनऊ में रह के प्रयास कर रहे हैं, उसमें प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक हमें उम्मीद रहेगी कि नहीं हम इस रास्ते सफलता हमको मिल सकती है। जिन लोगों को तकलीफ हो इस बात से, उन सबसे मैं माफी चाहता हूँ कि एक समय आता है कि हर आदमी को कुछ चीज़ों को लेकर जो है तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ हम लोगों को हुई है कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी लोगों को ये नहीं समझ में आया कि हम लोग क्या चाहते हैं। अब देखिए, अभी क्या प्रदीप पवार लिख रहे हैं, ये तो आपका स्टंट है भाई। तो आप भी सीखिए ना। स्टंट बेवकूफ़ लोगों के बस की थोड़ा होती है। उसके लिए स्टंट जो होता है ना, स्टंट बहुत एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो कर पाते हैं। स्टंट का मतलब क्या, टूट जाएगी टांग फांग आपकी अगर स्टंट के बारे में सोचेंगे। आप सोचिए मत, आप जो है इन सब चीज़ों से दूर रहिए। स्टंट का मतलब आपको ऐसे समझो कि आप जैसे कुछ गधे थे जो कहते थे कि बट ब्रिज के नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा, तो उन गधों के मुंह पे जूता पड़ा है सीधा जब 6800 की लिस्ट आई। और सुन लो, उन गधों के मुंह पे दोबारा जूता पड़ेगा जिस दिन हम लोग नियुक्ति भी ले जाएंगे। ठीक है, तो अपना ये ज्ञान अपने पास रखो। और मुझे अब ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारा जो है कर्जदार नहीं हूँ। तुम मुझे कहोगे और मैं सुनूंगा। अब तुम जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में जवाब भी पाओगे। ठीक है, तो अपनी परवरिश, अपनी सलाह जहाँ जगह हो अपने वहाँ डाल के रख लीजिए। आप मुझसे मत उलझिए। मेरा जो मंतव्य था, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो हम लोगों के बस का है वो हम लोग प्रयास करेंगे। एक टीम है आपकी लखनऊ में, हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जो मैंने आपसे स्पष्ट कर दी कि जो भी बातें हुई बीच में जो नहीं होनी चाहिए थी और जिसका परिणाम आप सबके सामने है, सिंगल बेंच का जजमेंट, मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ें दोहराई ना जाएं। जो भी लोग इसकी बागडोर को संभालें, जैसे परिवार में जब बहुत बड़ा परिवार होता है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चीज़ें हस्तांतरित होती हैं, कोई जिम्मेदारी संभालता है, तो जो भी उसको करे कम से कम ऐसी सावधानी पूर्वक करे कि सिंगल बेंच में जो गलतियां हुई वो न दोहराई जाएं। दूसरी बात ये हो कि बढ़ के लड़ने में अपना ही नुकसान है, इस बात को समझ कर ही चीज़ें आगे बढ़ाई जाएं। तो मुझे लगता है कि आपके कुछ सवाल भी अब ले लेने चाहिए। तो जल्दी जो आपके सवाल हों वो बोल दें, हम उस पर भी जवाब देकर इस लाइव सेशन को खत्म करें, क्योंकि अभी मैं पहुंचा हूं और समय भी, वीडियो भी लंबा हो जाता है तो ठीक नहीं लगता। तो जो भी आपके सवाल हों आप फटाफट जो है पूछते जाइए, मैं उस पर जो है अपनी बात रखता हूँ। मदन लिख रहे हैं, हम आपकी बात कर सकते कम से कम 5 साल मिल जाएगी। मदन भाई, मेरी दुआ है कि मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि कम से कम अभी आप लोग हताश मत होइए, निराश मत होइए। हम लोगों को अपने स्तर से प्रयास करने दीजिए। जिनको लगता है वो कोर्ट से बेहतर कर सकते हैं, उनको उनका प्रयास करने दीजिए। एक जो बैरियर लगा हुआ था, और मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी साथियों का जिन्होंने इस आग्रह को स्वीकार किया। और मैं अभी तक गर्व से खड़े होकर अधिकारियों के पास इस बात को बोल पाया, मंत्री जी के पास ये बात बोल पाया कि साहब हमारे 6800 की तरफ से कोई भी आदमी कोर्ट में नहीं गया है। हम इस मामले का कोर्ट के बाहर निस्तारण चाहते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और सवाल आप लोग पूछें। अमित भाई लिख रहे हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी। अमित भाई, फिलहाल तो 9 मई तक तो आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और माननीय मंत्री जी 2 जगह के शायद जो है चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, और वो लखनऊ उम्मीद है कि कल आ जाएंगे।
कल लखनऊ आ जाएंगे तो एक मीटिंग जो और उनके साथ होनी है, और शायद उस मीटिंग में अधिकारी भी रहें जैसा मंत्री जी को लगेगा उचित, तो उस मीटिंग के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि आगे क्या हो सकता है। रामफल मौर्य, निराशा कपूर, गवैया भाई, ये देखिए रामफल भाई, मैं आपको देखता रहता हूँ, अक्सर आप कमेंट करते रहते हैं और बड़ी सक्रिय साथी हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, हिम्मत रखिए, खुद को मजबूत रखिए। लड़ाई है, अब ये मामला फंसा है तो इसको निकालने के लिए हर तरीके अपनाने होंगे, तो जिसको जो तरीका अपनाए सबको अपनाने दीजिए। बस मैं ये नहीं चाहता था कि कल को लोगों को ये मौका मिले और ये कहें कि ये, जैसे मुझे सुनने में आया, आज मुझे बड़ी इस बात को लेकर तकलीफ है कि एक भाई का मेरे पास सुबह फोन आया और उन्होंने ये बताया कि लोग ये कह रहे हैं कि देखिए वो लिख रहे हैं, क्या नाम है, प्रवीण लिख रहे हैं कि खाली बचे पदों को जोड़ने की तैयार नहीं है सरकार। देखिए पहली बात तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, मुझे लग रहा है कि आपने जानकारी की नहीं। सरकार का मतलब अगर आप अधिकारी समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो है विभाग और सरकार दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस विभाग के सर्व बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, अगर वो अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, और इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, प्रवीण भाई, तो सतीश द्विवेदी जी जब शिक्षा मंत्री थे तो कुछ अधिकारी अपने आप को विभाग ही समझते थे, तो उन अधिकारियों को बाद में शिक्षा मंत्री ने जब अपनी पावर दिखाई तो वही अधिकारी आपकी लिस्ट बनाने को तैयार हुए और उन्होंने ही लिस्ट बनाई। सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री जी नहीं गए थे वहां पे लिस्ट बनाने, उन्हीं अधिकारियों ने बनाई और दी, और उन अधिकारियों ने बनाई जो कहते थे कोई घोटाला नहीं हुआ है, और उन मंत्री ने बनवाई जो कहते थे कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो जब सब लोग इकट्ठा हुए, सबने निश्चय किया, जैसे अभी वो एक अपना भाई था जो कह रहा था कि स्टंट है, तो वो वैसे हमारे प्रवीण भाई भी थे, इनको भी नहीं लगता था कि बाहर से कुछ हो सकता है या धरने आंदोलन से कुछ निकल सकता है, तो चीज़ें निकली। तो मेरा ये मानना है कि जो जिस स्तर से प्रयास करें, हम आप इस स्थिति में हैं, कम से कम हम आप बच्चे नहीं हैं, कोई दूध नहीं पी रहा है यहाँ पे, सबको इतनी समझदारी तो दिखानी चाहिए कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो पीछे गलतियां हुई कम से कम उसको अब तो ना दोहराएं, हम एक दूसरे की टांग ना खींचें, हम ये कहने नहीं नहीं जो करेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ, जो करूँगा मैं करूँगा, ये मैं छोड़ के अगर हम अब से हम बन जाएं तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। विशाल भाई लिख रहे हैं नहीं, विशाल भाई आप छोटे भाई हैं और आप तो जेल तक सफर साथ में किए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा कोई समझेगा हम लोगों की तकलीफ। कि जब हम जेल में भी थे तो हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि भले हम लोग जेल में चले आए, लेकिन कम से कम बाहर जो हमारे 6800 के लोग हैं उनमें चेतना आएगी, वो सोचेंगे कि हमारे 5 भाई जेल चले गए हमारी नौकरी के लिए, अब तो हमें अपना हक अधिकार लड़के लेना। तो उसके बाद भी लोगों ने सबूत मांगे कि आप जेल गए थे कि नहीं गए थे, वो सबूत भी देना पड़ा। खैर ये सब तो चलता रहता है, सबूत तो इस देश में बहुत बहुत मांगे जाते हैं, तो सब देते हैं, तो हमने भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना मुझे कहना है कि निराश ना हो, हताश ना हो, हम लोग प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं अपना। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि कम से कम जो लोग खलिहर बैठे हैं, जिनको कुछ नहीं करना, सुबह से लेके आधी रात तक व्हाट्सएप ग्रुपों में सिर्फ गंदगी फैलानी है, लोगों को गलत चीजें बतानी है, लोगों को ये बताना कि ये क्यों किया जा रहा है, उन चीजों पे मैंने अपना मंतव्य आपके सामने रखा है कि जो अगर ये कह रहा है कि नहीं ये सब माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि ताकि मैं बाद में आप सबको इकट्ठे याची बना सकूं अपने साथ, तो मैं उस पर अपनी बात रख रहा हूं कि भाई मुझे याची बनाने का कोई शौक नहीं चढ़ा है, मुझे किसी भी तरीके से कोर्ट कचहरी में लड़ने का शौक नहीं चढ़ा है, समाज सेवा का भूत था वो भी उतर गया है, जो भी चला गया, जो भी गंवाया, जो भी पाया, उन सब से कोई शिकवा गिला करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने रास्ते पे, जिस रास्ते हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर सीटें मिल जाएं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो सीटें इतनी भी हो सकती हैं कि 6800 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जितने हमारी होंगी उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर उससे कोई रास्ता निकल आता है तो उसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो भाई बहुत परेशान, जो आप ये बड़ी परेशानी मेरे सामने रख रहे हैं और मुझे अधीर कर रहे हैं कि मैं जो है आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कमेंट पे अपनी जो है आपके रुक नहीं पा रहा हूँ, उन सबसे गुजारिश है कि आप निराश मत होइए। मैं यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जो है निराश हों, मैं आपको कुछ बंधन थे मैं उससे आज़ाद कर रहा हूँ, कुछ जो संदेह आपके मन में थे वो मैं आपकी जो है दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। बाकी जो कोशिश है वो कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए शुभम पटेल भाई लिख रहे हैं कि सरकार के दफ्तर द्वारा बोला गया कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे, कितना सकता है। देखिए जिसने भी ये बात बोली है उसका ये सिर्फ धंधा है और अपने धंधे को थोड़ा सा और ऊंचाई पे ले जाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। वो 2 बातें कह रहे हैं, आप सुनेंगे ना तो आपको ताज्जुब होगा। असल में समस्या है क्या होता है ना, जैसे हम व्हाट्सएप पे 10 कमेंट आते हैं, 9 आपके पक्ष में होते हैं, कोई ये गलत दिखता है तो हम ये भूल जाते हैं कि 9 लोगों ने हमारे लिए अच्छा लिखा है, हम उस एक आदमी का कमेंट देखते हुए जिसने गलत लिखा है। तो वैसी ही बात हुई वहां पे, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि
एक ही व्यक्ति दो बातें बोल रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि 13 तारीख के जजमेंट पे हम आगे बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ वही उसी के साथ का एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर ये कह रहा है कि सरकार कह रही थी कि हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा कोर्ट में कुछ नहीं हुआ है, और जो लोग ये अपडेट दे रहे हैं वो लोग कोर्ट में भी नहीं थे। अच्छी बात तो ये है कि वो लोग वहां कोर्ट में भी नहीं थे। कोर्ट में कल सिर्फ इतना हुआ है कि 13 तारीख के जजमेंट पे जब कोर्ट से सरकार से पूछा गया तो सरकार की तरफ से अधिवक्ता ने सिर्फ इतना बोला है कि साहब हमारे पास 13 तारीख का जजमेंट आया, 3 महीने का हमें जो है टाइम मिला हुआ है, इस पे हम प्रक्रिया को देख रहे हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाकी जो आपका निर्णय होगा। इतनी बात सिर्फ सरकार ने वहां पे बोली है, बाकी कुछ नहीं बोला। बाकी जो भी चीजें हैं वो इसलिए आपके सामने रखी जा रही हैं क्योंकि उनको चीजें अपनी आगे बढ़ानी, थोड़ी सी दुकान अपनी और ऊंचाई तक पहुंचानी है, तो वो सब चीजें वो करेंगे। शुभम लिख रहे हैं कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं, मैं बाहर के रास्ते का वो नहीं। शुभम भाई मैंने ये नहीं कहा कि बाहर के रास्ते का क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको ये लगता है, जो लग रहा है, तमाम लोग ऐसे जिनको ये लगता है कि अगर मैंने 30 तारीख तक लोगों को रोका नहीं होता तो अब तक शायद नियुक्ति हो गई होती। मैं उन सब लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आज से वो आजाद हैं, वो कोर्ट में भी प्रयास करें, हम लोग कोर्ट के बाहर पर। मैं इसलिए आपके सामने कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि तमाम तरह की बातें निकल के आई कि मैं लोगों से बाहर के रास्ते की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं बाद में आप सबको इकट्ठे अपने साथ याची बना सकूं। तो ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं, ऐसा मेरा कोई ध्येय नहीं है, सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा हूँ। प्राजल भाई लिख लोग कोर्ट एक हफ्ते में चले जाएंगे, भाई उनको नहीं रोका जा सकता, इस कारण से तो कितना नुकसान होगा। देखिए नफा नुकसान के बारे में तो बात ही नहीं करनी है प्राजल भाई, जो एक हफ्ते बाद जाए, मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि वो 2 तारीख के पहले जाएं और वहां खड़े हो जाएं, अपनी बात करें। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पूरी ईमानदारी से, स्पष्टता से आपके सामने रख दे रहा हूं कि कोर्ट में मामला जो लोग लेके जाएं उनकी मदद करिए, उनसे कहिए कि अकेले अकेले मत भागो, सब लोग एक साथ बैठ के लड़ाई लड़ो। पिछली बार जिन लोगों ने अपने हाथ में कमान ली थी उनके साथ कमियां थी, वो नहीं कुछ कर पाए, वो लोग अच्छा हुआ उनको हमने हटाया नहीं, वो खुद रास्ते से हट गए। अब आप लोग आए हो नए खिलाड़ी, अच्छे ढंग से आप तैयारी करके जाओ कि जो पिछली बार चूक उन लोगों से वो चूक आपसे ना हो, आप लोग और बेहतर करके आओ। इस तैयारी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कम से कम मैं देख रहा हूँ कि नैरेटिव बनाया जा रहा था कि लोगों के पास ये मैसेज भेजा जा रहा है, मतलब लोग इस स्तर पे उतर आए कि बताओ, लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप समझ ही नहीं रहे हो, सारे लीडर्स खुद याची बन गए, मतलब याची बन गए हैं और वो दूसरे गोले पे बने हैं, ना उनका कोर्ट में कहीं नाम है, ना उनका कहीं सोशल मीडिया पे वो एक सबूत नहीं दे सकते, लेकिन वो कह रहे हैं और लोग मान रहे हैं। ताज्जुब इस बात का होता है कि लोग इस बात के लिए भी फोन करते हैं कि भैया हम सुनने में आ रहा है कि आप याची बन गए। अरे यार मैं किसी का मोहताज हूँ, कोई मुझे याची बनाएगा, कोई मुझे दूसरा कोई याची बनाएगा? हाईकोर्ट से बगल मैं रह रहा हूँ, यहाँ से बगल हाईकोर्ट है, पिछले 2 साल से मुकदमा मैं देख रहा हूँ, कोई दूसरा मुझे याची बनाएगा? अरे मुझे जिस दिन बनना होगा, मेरे साथ के लोग 50 लोग हैं, हम 50 लोग ही मिलके एक याचिका अपनी तैयार करके चुपचाप जाके डाल देंगे। उसके लिए शोर शराबा भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आवश्यकता पड़ेगी, हमको पता है, जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं पड़ेगी तो क्यों करेंगे। लेकिन जितने भी तीरंदाज हैं हमारे अपने भाई, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, वो लड़े, उनको बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और इसको इसको निगेटिव ना लें, मैं अपने आप को वहां से अलग कर रहा हूं तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि कम से कम आपको आज से ये नहीं कहना पड़ेगा कि अरे लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तमाम जो लखनऊ में मेरा घर बताते हैं, दिल्ली में मेरा घर बताते हैं, कोलकाता में मेरा फ्लैट बताते हैं, कम से कम उन सब चीज़ों से तो आपको फुर्सत मिलेगी ना, आगे और किसी जिले में आपको ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। तो इन सब बातों पर मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग गौर करेंगे और जो भी हमारे भाई बहन आगे आएंगे उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे, उनको मदद करेंगे, उनसे कहेंगे कि वो सारे लोग बैठ के तय करें, एक साथ मिलके इस लड़ाई को कोर्ट में वो आगे बढ़ाएं। हम लोग अपने स्तर से बाहर का जो भी हमसे प्रयास बन पड़ेगा, बगैर किसी से 1 रुपया लिए हम लोग उस प्रयास में लगे रहेंगे। सफल होंगे तो उसमें सबकी नौकरी है, नहीं सफल होंगे तो कोई हमारा उसमें व्यक्तिगत फायदा नहीं है कि उस बाहर के प्रयास के रास्ते मेरा हो जाएगा या आपका नहीं होगा। होगा तो सबका फायदा होगा, नहीं होगा तो जो सबका होगा वही मेरा होगा। शुक्रिया जितने लोग जुड़े। मुझे लगता है कि सवाल अच्छा ठीक है। प्रमोद शर्मा वाले का शिक्षा मंत्री के अधिकारियों से मीटिंग कब तक होगी? देखिए अभी फिलहाल मंत्री जी उस दिन के बाद से, जिस दिन से हम लोगों की मीटिंग हुई है, उसके अगले दिन ईद का त्यौहार था, फिर संडे था और संडे की शाम को ही माननीय विशेष शिक्षा मंत्री अलीगढ़ चले गए थे। हम लोग अभी तक जो प्रयास कर रहे थे वो सिर्फ इस बात को लेकर था कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पत्र जारी हुआ है उसके सहारे किसी भी तरीके से हमारे जो साथी हैं जिनका इस नई प्रक्रिया के साथ नुकसान हो जाएगा, इस लिस्ट से उनके बाहर जाने का खतरा है, उनके लिए अगर सीटों का इंतजाम हो जाए तो हम इस लड़ाई को यहाँ से जीत के नौकरी लेकर जो कोर्ट में मामला चल रहा है वहाँ अपने उन साथियों का लगातार मदद करें जो उस मामले को कंटिन्यू करें। हम लोग इस बात पे वर्क कर रहे हैं और कोशिश है कि हम लोग उस रास्ते में जो भी मिलेगा तो वो आप सबके सामने होगा।
और जो काम, जैसे अगर किसी को मेरी बात में अगर संदेह लगे, तो जो काम हम लोग डंका पीट के कर रहे हैं वो काम हम लोग चोरी छिपे भी कर सकते थे, 3 लोगों को 2 लोगों को लगा देते, वो अपना बात करते आराम से जाके। लेकिन नहीं, नीयत में कोई खोट नहीं है, इसलिए सबको एक साथ 5 लोगों को, 5 तरह के गुणांक वालों को, हर समाज का प्रतिनिधि देते हुए हम लोग वहाँ पे बात किए। दीपक चौधरी लिख रहे हैं सीट 6800 कम तो नहीं होगी। देखिए दीपक भाई, एक बात यहाँ पे बड़ा वाजिब सवाल आपने पूछा है कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, अगर उस हिसाब से सरकार आगे बढ़े या विभाग आगे बढ़े, तो आपको भी पता है कि जब 96 से लेकर 90 तक लोगों को उनकी कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि 6800 लिस्ट से जो वो लिस्ट होगा वो घटेगी, बढ़ेगी नहीं, उसमें ज्यादा लोग नहीं आएंगे। तब तक जब तक उसमें जो खाली सीटें हैं उनको जोड़ के उस घाटे की भरपाई न की जाए। हम लोगों ने माननीय विशेष शिक्षा मंत्री के सामने सिर्फ यही एक निवेदन किया है कि आप जो है, जो खाली सीटें हैं उन सीटों को लूट करते हुए हमारा जो 6800 की लिस्ट आई है उस पर जो जिन भी बच्चों का नाम आया है उनकी गड़बड़ी नहीं है कि उन्होंने कहीं से अपना नाम डलवाया है। आपने लिस्ट बनाई, वो लिस्ट में आए हैं, आप जो है उतने लोगों की नियुक्ति आप कर दीजिए और सीटें और खाली मिलती हैं। हमने तो उनसे ये भी कहा है कि जिस वर्ग की सीटें खाली मिलें, मैं ये नहीं कहना अगर उसमें अनरिजर्व की सीटें खाली मिलती हैं तो उसमें जो जनरल के लोग आएंगे वो भी इसमें प्रतिभाग करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन बस जो हमारा जो घाटा हो रहा है वो अगर पूरा होता है तो हम इस प्रक्रिया के साथ आपके साथ आगे चलने को तैयार हैं। लेकिन अगर नहीं होता है, अन्यथा की स्थिति में हम ये नहीं आपसे कहेंगे कि हाँ हमको अगर 1000 सीट मिले तो 1000 सीट दे दो, मेरा हो रहा है तो मेरा कर दो। इस बात के लिए पूरे प्रदेश में जितने साथी जुड़ेंगे, जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हम लोगों की कोशिश जो थी वो सिर्फ इतनी थी कि 6800 में जो नुकसान हो रहा है उसको भरपाई करते हुए कोर्ट के बाहर हमारे लिए रास्ता निकाल लिया जाए। जितनी भी सीटें हों उन सीटों को जोड़कर हमारे घाटे की भरपाई करके इसको 6800 पूरा करने की कम से कम एटलीस्ट कोशिश हो। अगर हम उसमें सफल होते हैं तो इस दिशा में आगे बढ़ा जाए, नहीं होते हैं तो फिर जो सबका होगा वही हमारा होगा। बस मुझे इतना आप सबसे कहना था। इसमें तमाम तरह की बातें आएंगी। एक अभी और एक बात आए इससे पहले कि मैं आप सबसे पहले से ही बता देता हूं कि उत्तर कुंजी को लेकर बड़ा संदेह की बात है। लोगों ने कहा कि भाई उनका तो उत्तर कुंजी में हो जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूं कि जब तक सरकार इस मामले पे कोई निर्णय नहीं लेगी तब तक उत्तर कुंजी कहीं भी दूर दूर से नहीं होने जा रही। और मैं बताऊं आपको, उत्तर कुंजी में होने के बाद भी एक नंबर अगर बढ़ भी जाएगा तभी मेरा इतना गुणांक नहीं हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन बिना 6800 का उद्धार हुए हो जाएगा। और ये सब मुझे करना होता तो मैं आपको बताऊं, लिस्ट रिविजिट की बातें इतनी सारी की गई, लेकिन कोई एक प्रूफ नहीं कह सकता कि हम लोगों ने कहीं जाके ये कहा हो कि आप लिस्ट को रिविजिट कर दीजिए, 6800 बोल जाइए। हम लोगों ने कहीं नहीं लिखा। अगर हमारी नीयत में खोट होता तो हम 65-53 वाले अरुण गंगवार को एटा से न बुलाते और रामदयाल भाई को हम ये नहीं कहते कि नहीं आप भी चलिए, ठीक है। अभिषेक वर्मा बोलेंगे 6800 में याची लाभ कैसे मिलेगा, लोग गुमराह कर रहे हैं। आप 6800 में याची लाभ की बात कर रहे हैं अभिषेक भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस मुकदमे में अब किसी को भी याची लाभ नहीं मिल सकता। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, जरा आप समझिएगा। अच्छा, आप सोच के देखिए कि अगर ये 6800 की लिस्ट अगर ये नियुक्ति पद में तब्दील हो गई होती और वो जनरल के लोग कार्य कर रहे होते तो आज जो लड़ाई होती वो ये होती कि 69,000 का क्राइटेरिया आपने तोड़ दिया है, इसलिए जो गलत जनरल है इनको हटाया जाए या तो हमारे याचियों को भी रखा जाए। लेकिन अब लड़ाई ही सिर्फ 2 बात की बची है, सिर्फ इतनी लड़ाई बची है कि एटीआरई पे हम जीतेंगे तो 6800 लोग अंदर हो जाएंगे, एटीआरई पे नहीं जीतेंगे तो 6800 में जो घटेंगे उनके लिए सीटों का इंतजाम करके सरकार व्यवस्था करे, चाहे उनको उनके हाल पे छोड़ दे, चाहे वो 6800 भूल जाए, एक भी सीट न दे। सिर्फ लड़ाई इसलिए किसी बात की बची और कोई लड़ाई बची ही नहीं है। और आप सोचो, आज जो आपसे कह रहे हैं, अभी आज मुझे सुबह कुछ लोगों ने फोन किया और बताया कि भैया वो लोग बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग उनकी मदद करो, उनकी तरफ से 5 वकील आ रहे हैं, उनकी तरफ से 6 आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसी पाले में तो तुम भी खड़े थे इसके पहले, तब कहां गया था समाज, तब कहां गया था? 6800 तुम्हारे दुश्मन थे, तब तो तुम 6800 लिखते थे, यानी लाश थे ये। तो आज इन लाश में जान कहां से तुम्हें दिख रही है जो इनसे सहयोग मांग रहे हो तुम? आज ये तुम्हारे लिए जिंदा हो गए, जिनको तुम लाश बनाते, जिनको कहते थे कि इनकी मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इन 6800 का तो किसी न किसी तरीके से हो ही जाएगा और तुम्हारा भी खजाना तो भर ही जाएगा। लेकिन नुकसान जो होगा वो ये होगा कि जिनको तुम उम्मीदें दे रहे हो, जिनकी उम्मीद जिंदा कर रहे हो कि उनको तुम बीएसए बनाओगे, उनका क्या होगा? मुझे उनके बारे में बस सिर्फ मैं उनके बारे में सोचता हूँ और किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ। बस सिर्फ इतना कहना है मेरा कि जो भी जैसे भी लड़ाई लड़ रहा है आज की डेट में, अगर अब भी किसी को बुद्धि आ जाती है, अगर उनके दिमाग में जो गोबर भरा कचरा भरा हुआ था 6800 को लेकर, अगर वो कचरा निकल गया हो, अगर अब भी वो ईमानदारी से लड़ाई लड़े तो हम लोगों का पूरा साथ सहयोग है उनको, क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं है।
उनके दिमाग में कचरा भरा हो सकता है, गोबर भरा हो सकता है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं उनको अगर हम गाली भी देंगे तब भी वो हमारे परिवार का हिस्सा ही रहेंगे, नहीं देंगे तब भी वो हमारे परिवार का हिस्सा ही रहेंगे। इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस मुझे इतना कहना है। अमित कुमार लिख रहे हैं कल मीटिंग है आपकी। देखिए कल मंत्री जी उम्मीद है कि कल शाम तक वो आएंगे। नीनू भाई लिख रहे हैं एटीआरई पर याची लाभ कैसे मिलेगा? ये तो लाभ दिलवाने वाले ही बता पाएंगे नीनू भाई। एटीआरई जीतेंगे तो उसमें सिर्फ इतना फायदा होगा कि क्या बोलते हैं 6800 जो जनरल गलत नियुक्तियां होंगी। फोन वाले जी ने हराम कर दिया। देखिए कहीं कोई लाभ नहीं मिलना है। अब लड़ाई सिर्फ इतनी सी बची है कि एटीआरई आप जीतेंगे तो इतना होगा कि सरकार को आपके लिए सीटों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, और जो है एटीआरई नहीं जीतोगे तो सरकार को आपके लिए सीटों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लड़ाई सिर्फ इतनी बची है। मेरा ये मानना था कि जो लड़ाई हम 3 साल तक कंटिन्यू करके जीतेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या परिणाम होगा ये किसी को नहीं पता, उसको हम थोड़ा सा इस रास्ते छोटी कर सकते थे कि हमारी नियुक्ति हो जाती और मुकदमा चलता रहता, तो हम लोग कम से कम उसके बारे में लड़ाई लड़ सकते थे। अमित भाई मीटिंग कल नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए, कल माननीय मंत्री जी के लखनऊ आने की उम्मीद है। वो लखनऊ आएंगे, उसके 1-2 दिन बाद हम लोग बातचीत करके वहां पे जैसे उनकी, देखिए हम उनकी गरज नहीं है, गरज हमारी आपकी, हमको उनकी सुविधा देखनी है कि उनकी सुविधा के अनुसार हम बैठेंगे। हम आपसे ये नहीं कह सकते कि कल हमारी उसके साथ मीटिंग हो जाएगी। वो आएंगे लखनऊ, हम लोग प्रयास करेंगे जिस दिन भी उनको समय होगा उस दिन के साथ बैठेंगे, और हो सकता है कुछ दिनों अधिकारियों को भी बुला लें तो शायद एक ही दिन में हमारा काम हो जाए, हम उस पर बात करें। लेकिन इन सब बातों में संभावनाएं हैं, और संभावनाओं पे आप लोग जो है बहुत ज़्यादा निर्भर मत रहिए, और जिसको जो रास्ता उचित समझ उस रास्ते बढ़ जाइए। मैं सिर्फ इतना आपको बताने के लिए लाइव था, और वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, फिर कभी इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई है, और जो भी आपके सुझाव होंगे, इसके अलावा जो मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि हाँ इन सब मामलों से मुझे अलग समझा जाए, और मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, और चीज़ें मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि जहाँ गुनाह ना हो वहाँ भी 4 बातें लोग सुनाएं, और बातें वो फिर घर तक जाती हैं तो घर वालों को भी तकलीफ होती है। तो वो सब जो है मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरे साथ घटें। बहुत मैंने झेला 2020 से, कोरोना काल से 2021 से जो है 2023 तक, ये जो है बहुत कुछ झेला है। तो अब आगे उम्मीद कर रहा हूँ कि ना झेलना पड़े, और आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि कितना मुझे झेलाएंगे। अब ना झेलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नए लोग आए, उनका स्वागत करिए, बाहें फैला के उनको गले लगाइए, उनको हिम्मत दीजिए, उनको ताकत दीजिए, नहीं हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, आप हमारे जो है नायक हैं, आप हमारे लिए लड़ेंगे। उनका स्वागत करिए, उनका सहयोग करिए, किसी का विरोध करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो सवाल थे वो 2-4 आ गए, और यही बेसिक से सवाल थे। मैंने कोशिश की कि आप सबसे जो है आपको बता दिया। एनओसी की बात जो कह रहे हैं 2 तारीख कट ऑफ का क्या होगा, देखिए एनओसी पे जो नियुक्ति मिलेगी उसको नियुक्ति मिलने दीजिए, उसमें हमारा आपका नुकसान नहीं है। उनको नियुक्ति मिल जाएगी तो हमारे आपके लिए फायदे की ही बात है। जितने गुणांक पे नियुक्ति देंगे कम से कम ये पता चल जाएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो 65-53 तक देंगे, इसका मतलब है कि वो 800 की नियुक्ति किसी भी तरह से वो करना चाहते हैं। राहुल यादव वाले में अनुप्रिया दीदी कुछ नहीं कर रही हैं। अनुप्रिया दीदी अभी कुछ नहीं करेंगी। अनुप्रिया दीदी को तब याद आएगी 6800 जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। अखिलेश यादव को अब तब याद आएंगे 6800 वाले जब चुनाव नज़दीक आएगा। इसके अलावा भी जो पार्टी है राजनीतिक, वो इसलिए आपके साथ नहीं है क्योंकि आप खुद अपने साथ नहीं हैं। कोई संगठन नहीं है आपका, एकजुट नहीं है आपके, 20 धड़े हैं आपके, 20 नेता हैं आपके, 20 तरह की बातें हैं, 20 तरह के जो है सुझाव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते रहते हैं। तो इसलिए इन लोगों से उम्मीद मत करिए। और बिल्कुल वाले का याची लाभ हो गया? नहीं भाई जी, एक लाइन का जवाब है, कोई लाभ अगर मिलेगा तो वो ये हो सकता है कि जो ये पॉलिसी बनाने का मैटर कोर्ट ने कहा है, हो सकता है डीबी से उनकी पॉलिसी भी चॉइस हो जाए कि ऐसा करिए, जो गलत नियुक्ति हैं आप उनको बाहर करिए, पॉलिसी मत बनाइए। ये भी हो सकता है। अब पॉलिसी बना रहे हो तो आप, जैसे उन्होंने कहा ना कि हमारे लिए सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात हो रही थी, तो ये जस्टिस राजेंद्र राज साहब का कमेंट था कि अगर आप सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप जो है जनरल वालों को भी दीजिए। तो वो कहते हैं ना, आप पॉलिसी बना रहे हैं तो आप ओबीसी वालों के लिए भी पॉलिसी बना के रख लो ना, इनको जो 6800 लोग बाहर हो रहे हैं। तो याची लाभ जैसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। नीनू भाई हम लोगों के चक्कर में हमको बोले, अरे नीनू भाई ऐसी बात नहीं करते आप, तो कम से कम ये बात नहीं करेंगे। और मेरा फर्ज बनता था कि मैं ये कहूँ, क्योंकि 30 तक लोग जो है बड़ा, मैं देख रहा था कि मुझसे कई लोगों ने आज फ़ोन किया सुबह और बताया इस बात के लिए कि लोग ये कह रहे हैं कि बस 30 के बाद मैं बताऊँगा, ये होगा वो होगा, फिर उसके बाद मैं धुआंधार याची बनाऊँगा। तो मैं कह रहा हूँ उनको 30 तक क्यों तरसाया जाए बेचारों को, उनकी आत्मा को जो है क्यों परेशान किया जाए।
वो 30 तक क्यों इंतजार करें? बताइए, उनका एक एक पल कैसे बीत रहा होगा। जो लोग इस ढंग की प्लानिंग कर रहे हैं कि 30 के बाद मैं इन लोगों को बताऊंगा कि कितने याची मैं बना सकता हूँ, मेरी क्या क्षमता है, तो उनको ज़्यादा परेशान ना किया जाए, उनको अभी से फुर्सत दे दिया जाए, उनको जो समझ में आए वो करें। वो अगर वो वहाँ से नौकरी दिलवाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का नाम कट जाएगा। तो हम लोग भी जो है हमको पता है कि कोर्ट में अभी चीज़ें कब तक चलेंगी, वो हमें जो है पता है, हम उसके सहारे नहीं बैठेंगे, हम अपने तरीके से प्रयास करते रहेंगे। दीपक भाई, उम्मीद खुद से भी रखिए, मुझसे करते हैं तो मेरा सौभाग्य, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं और ये हमारी टीम के जो लोग भी प्रयास में लगे हैं वो बैठेंगे नहीं। बस मैंने थोड़ी सी बातें इसलिए स्पष्ट कर दी कि मुझे इस बात से तकलीफ थी कि हम लोग ये 5, 6, 10 लोग अपने संसाधन लगा के सबकी नौकरी के लिए जिन अधिकारियों के पास जाते हैं वहाँ कोई फूल माला लेके स्वागत नहीं करता। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सुननी पड़ती हैं ना चाहकर भी। जैसे किसी अधिकारी ने कह दिया कि क्यों, आप सबके ठेकेदार हैं क्या? 68 लोग, आप अपनी नौकरी की बात करिए, आप 68 लोगों की बात क्यों करते हैं? तो वहाँ उनको सुनना पड़ता है, उसे कहना पड़ता है कि साहब हम उनके जो है चुने हुए जनप्रतिनिधि तो नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से आप तक आए हैं, उन्होंने कहा है नहीं आप जाइए, तो मैं तब आया हूँ आपको। तो वहाँ ये भी सुनना पड़ा, नहीं आप अपनी नौकरी की बात करिए, सबके आप ठेकेदार नहीं हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को भी झेलना पड़ता है। और इस गर्मी में, धूप में, बहुत कुछ घर परिवार में भी अगर कोई कहता है नहीं आप घर चले आओ बहुत ज़रूरी है, तो ये भी सोचना पड़ता है नहीं अभी नहीं जाएंगे तो चीज़ें डिटेल हो जाएंगी, पहले यहाँ की जिम्मेदारी जाता है। तो तमाम हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कानपुर की टीम हो गई, देखो लगातार वो किसी न किसी से मिलते रहते हैं। अलीगढ़ के लोग हैं, उसके आसपास के जिले के लोग हैं, वो बेचारे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाके शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं। जैसे अंशुमान भाई हो गए, सुमन बघेल दीदी हो गई, ये सब लोग अपने स्तर से सब लोग भाग दौड़ के प्रयास कर रहे हैं। और सबका उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से, रीता दीदी का सही कह रहे हैं, हम भी सुने हैं उस दिन। दीदी मुझे लगता है कि आप लोग थे उस मीटिंग में, उस दिन एक जैसे बोझ हो सर पे और वो उतर जाए, तो आप लोगों के साथ उस दिन मीटिंग में बैठने के बाद मेरे ऊपर से एक जो बोझ था वो उतर गया कि कम से कम एक जो अफवाह मेरे बारे में लोगों तक फैलाई गई कि मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ इतनी सीटें मिल जाएं, इनका हो इनका ना हो, और इतना लेके हम अलग हो जाएं, हमारा हो जाए बाकी लोगों से क्या मतलब। कम से कम इन सब बातों का पटाक्षेप हो गया आपके, नवनीत भाई के, रामदयाल के और अरुण गंगवार भाई के वहाँ से जाने से। तो मुझे लगता है कि और मुझे अब किसी को सफाई भी देनी जरूरी नहीं है। आप लोग थे, आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली और आप उस मीटिंग से संतुष्ट हैं, बस मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी बात रख दी है, समझना अपने लोगों को है, जिनको जो भी कहना होगा वो सब जो है स्वीकार है, स्वीकार है। जैसे अभी तक उनकी सारी बातों को, अच्छी बातों को भी, बुरे बातों को भी कभी पलट कर रिएक्ट नहीं किया, मैं फिर भी जो है रिएक्ट नहीं करूँगा। जिसको जो कहना हो वो कह सकता है, वो सब कुछ। अमित भाई लेकिन 30 तक मीटिंग हो जाएगी, होप सो अमित भाई कि ऐसा हो जाए, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता आपसे, क्योंकि माननीय मंत्री जी इस समय बहुत व्यस्त हैं। चुनावों में भी उनके 2 जगह प्रभारी बनाए गए हैं और मैंने कहा आपसे कि हमें उनकी शर्तों पे उनसे मिलना है। हम उनको जो है उनकी शर्तों पे, अपनी शर्तों पे उनसे नहीं मिलेंगे कि नहीं आपको हमारे साथ बैठना ही होगा, ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पास संभव है, जो भी संभव है वो हम लोग करेंगे। ठीक है ब्रजेश भाई, शुक्रिया। जो भी भाई आप लोग जुड़े, जितने लोग जुड़े, जिन्होंने वीडियो को शेयर किया और जिन्होंने थोड़ी सी फिक्र रखी, उन सभी का शुक्रिया। और जो अभी भी चाहते हैं कि चीज़ें हम लोग आगे कंटिन्यू करें, उन सब से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कम से कम इतने दिन मैंने आप लोगों को समझाया, इतनी मेरी भी परेशानी समझेंगे कि मुझे जो है कम से कम अब कोर्ट कचहरी के मामलों में ना उलझाएं। ये मेरा व्यक्तिगत है, जो है व्यक्तिगत नहीं, आप मेरे परिवार की समस्या आप इसको समझ सकते हैं, तो मेरे परिवार के लिए कम से कम मुझे इन सब चीज़ों से अलग माने। ठीक है विभांशु भाई, हम लोग जान लगा देंगे मेरे भाई, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। हम लोग जो है रास्ता बदल रहे हैं ना, मंजिल तो एक ही है नियुक्ति का, तो रास्ता इसलिए बदलना जरूरी है कि 2 बातें होती हैं। या तो वास्तव में जो लोग कहते हैं आप वो कर रहे हो तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और तब भी आपको लोग कहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि चीज़ें तकलीफ देंगी। और तकलीफ वो सिर्फ मुझे होती तो ठीक था, बात घर परिवार तक पहुंच जाए और घर परिवार में भी लोग ये कहने लगे कि नहीं आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों इन लोगों के साथ खड़े हो, जब इनको नहीं समझ में आ रहा तो आप समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपको कुछ परिवार की भी बातें माननी पड़ती हैं। तो मेरे लिए जो है ये सब चीज़ें अब आगे कंटिन्यू करना मुश्किल है, तो लेकिन मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट पे मैं आज भी कायम हूँ कि कोर्ट को छोड़ के बाकी जैसे, और एक दूसरी बात मैंने ये कही कि एक भाई ने कहा कि मैं हम और रंजीत भाई या 2-3 लोग किसी एक बेवकूफ़ टाइप का आदमी का उन्होंने नाम मिले, मैं उसका नाम लेके उसका कद नहीं बढ़ाना चाहता कि मैं उसके साथ हम लोग याची बन गए हैं।
तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस आदमी को मैंने कोर्ट पहुँचाया हो, जिस आदमी को मैंने कोर्ट के शब्द बताए हो, शब्दावली बताई हो, उसके बारे में मैं क्या चर्चा करूं, और वो मुझे क्या याची बनाएगा, वो क्या मुझे रास्ता दिखाएगा। तो मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कि ठीक है जो है वो खुद समझ जाएगा, मुझे नाम लेने की जरूरत आवश्यकता नहीं महसूस होती, और उतना कद भी नहीं है उसका कि मैं आपके सामने उसका नाम ले लूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो भी प्रयास हम लोगों से बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। और वो जो व्यक्ति कह रहा है कि हम लोगों का नाम किसी याचिका में है, उसको खुली चुनौती है कि अगर वो एक साक्ष्य दे देगा कि किसी से हम लोग याची बने हैं, किसी के साथ हम लोग याची बने हैं, तो हम लोग जो वो कहेंगे वो मंजूर होगा। लेकिन नहीं तो जैसे हमारे अभी नीनू भाई कह रहे थे कि हम तो आपके साथ हैं, तो हम 40, नीनू भाई आप उसके लिए हम लोग 40-50 लोग पर्याप्त हैं। जो भी होगा, अगर सब लोग चले जाएंगे, हम लोग आराम से 40-50 लोग हैं, उतना खर्च हम लोग इकट्ठा करके एक हम लोग अपनी अपनी फाइल करके चुपचाप बैठ के अपने भाइयों की मदद की जाएगी। जो भी लड़ाई लड़ रहा होगा उसकी हम लोग मदद करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, बहुत सारे लोग जुड़े और मैंने आपको इंतजार भी करवाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी इस 3 साल के क्रम में, समय में, लंबे अंतराल में जो भी गलतियाँ हुई होंगी, उन सभी से मैं बिना किसी शर्त आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि जाने अनजाने जो भी गलती हो उसको ये समझ के भूल जाइएगा कि नहीं, कुछ ना किया हो हम लोगों ने, लेकिन कम से कम जिस पत्थर पे लोग गालियाँ देते थे कि वहाँ पत्थर में बैठने से कुछ नहीं होगा, उसी पत्थर को पिघलाया हम लोगों ने। और 5 साल के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पहला संगठन आपका था जो 5 कालिदास मार गया, जिनके साथ मुख्यमंत्री जी ने बैठ के वार्ता की और 6800 लोगों की लिस्ट आई, और वो नियुक्ति में भी पहुंच जाती और पहुंचेगी। मुझे पूरा यकीन है कि 6800 में शामिल हर एक भाई बहन को नौकरी जरूर मिलेगी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और ये बात तो मैं इस बात को आप देखिएगा, ये एक दिन साबित भी हो जाएगी। समय कितना लगेगा इसका मुझे नहीं पता, हम लोग अपने प्रयास में लगातार लगे रहेंगे जब तक नतीजा नहीं निकल आता। शुक्रिया, आप सभी का आभार, धन्यवाद। आप सब सफल हों, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।